गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और आज हम लोग फिर से अगले टॉपिक की ओर बढ़ रहे हैं। इसके पहले हम लोग ने कुछ टॉपिक पे चर्चा की थी और जिसमें पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित कुछ सिद्धांतों पे हम लोग ने बात की थी, जिसमें निहारिका परिकल्पना प्रमुख रूप से सामने आई थी। इसके अलावा ग्रहाणु परिकल्पना भी इसके पहले हम लोग पढ़ चुके थे। और फिर ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, बिग बैंग थ्योरी क्या है, इसके बारे में हम लोग ने पढ़ा था। अब और आगे आज कुछ अगले टॉपिक पे हम चर्चा करते हैं और ये देखते हैं कि ग्रहों का निर्माण कैसे हुआ था। जो भी हमारे आसपास ये ग्रह हैं, पृथ्वी है, पृथ्वी के आसपास ये हमारे 8 ग्रह हैं, सौर मंडल में 8 ग्रह हैं, तो इन 8 ग्रहों का निर्माण कैसे हुआ था इसके बारे में भी आज हम लोग पढ़ेंगे। तो प्रारंभ करते हैं कि ग्रहों के निर्माण के लिए क्या हुआ। उस समय जब निहारिका बनी और निहारिका में गैसों से संबंधित ढेर सारे बादल थे, ये बादल आपस में गुरुत्वाकर्षण के कारण, निहारिका के गुरुत्वाकर्षण के कारण से अंदर खींचते चले गए और उसकी क्रोड, जो सेंटर पॉइंट होता है, उस क्रोड के चारों ओर चक्कर लगाने लगे और चक्कर लगाते लगाते आपस में ये संघनित होने लगे। ठीक है। और फिर क्या हुआ, दूसरी अवस्था में जब ये घनीभूत होने लगे, संघनित होने लगे, इसको हम कह सकते हैं कंडेंसेशन की प्रक्रिया होती है। और इससे क्या हुआ कि छोटे छोटे गोलकों के रूप में ये पदार्थ विकसित हुआ। ठीक है। और क्या हुआ, इसके साथ साथ संगठन के कारण से जो बड़े बड़े ये गैसीय बादल थे, ग्रहाणु थे, वो ग्रहाणु इकट्ठे हो गए और छोटे छोटे पिंडों में बदल गए और ये ग्रहाणु कहलाने लगे। ठीक है। क्योंकि बहुत सारी डस्ट हुआ करती है ना, धूल के कण होते हैं, अलग अलग खनिजों के पार्टिकल होते हैं, वो सब संगठित हो गए और इससे जो है ग्रहाणु बन गए। इसके बाद जो थर्ड अवस्था होती है, उसमें क्या हुआ, छोटे जो ग्रहाणु बने हुए थे ये सहवर्धित हो गए। कैसे हो गए, एक ग्रहाणु दूसरे ग्रहाणु से मिला, दूसरा ग्रहाणु दूसरे ग्रहाणुओं से मिल गया और इस तरह बढ़ते 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 वो बड़े बड़े पिंड बन गए। ठीक है। और इस तरह बड़े ग्रहों का निर्माण हो गया। अब यदि हम अपना सौर मंडल देखते हैं, सौर मंडल के बारे में, ये जो हमारा सूर्य है प्रतिदिन रोशनी हमको देता है, ऊर्जा हमको प्रदान करता है, सभी जीव जंतुओं का जीवन इसी पे आश्रित है। तो ये सूर्य, इसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले 8 ग्रह हैं। ठीक है। अब इन 8 ग्रहों का निर्माण कैसे हुआ, तो इन 8 ग्रहों का निर्माण भी निहारिका से ही हुआ है ना। और यही जो छोटे ग्रह थे, क्षुद्र ग्रह थे, इन्हीं के टुकड़े आगे चले और जब दूसरे ग्रहों से, दूसरे धूम केतुओं से, गैसीय बादलों से, पिंडों से टकराए और इनके टुकड़े हुए, तो इन्हीं से जो है इन 8 पिंडों का निर्माण हुआ, 8 ग्रहों का निर्माण हुआ। अब कौन कौन से हमारे पास 8 ग्रह हैं वो भी सामने हैं, इसको भी देखा जाए तो सबसे पहले बुध आता है, फिर शुक्र है, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। इस चीज को हमको ध्यान रखना है कि जो भी ये क्रम दिया है, ये क्रम क्या है, एक निश्चित क्रम से बना है। स्टार्टिंग यहीं से आप करेंगे, अपने मन से आप नहीं बताएंगे कि पहले शनि है, फिर बुध है, फिर मंगल है, फिर यूरेनस है। नो, आपको एक निश्चित क्रम कि सूर्य से क्रम से दूरी जिन जिन ग्रहों की जिस हिसाब से है, उस हिसाब से ही आपको यहाँ पे बताना है कि सबसे पास में, सूर्य से जब आगे चलेंगे तो सबसे पास में कौन सा ग्रह है। नंबर 1 पे बुध ग्रह है। दूसरा ग्रह बुध के बाद कौन सा है, शुक्र ग्रह है, फिर मंगल, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। इस तरह हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। और इसमें एक चीज और दी गई है, इसमें गौर करिए, इस सारणी में उपग्रह भी दिए गए हैं। ठीक है। उपग्रह का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा पिंड जो प्राकृतिक रूप से उस ग्रह की परिक्रमा कर रहा हो,
उसको हम उपग्रह कहते हैं। तो इसमें देखिए पृथ्वी का उपग्रह क्या दिया है, 1 दिया है। इसका मतलब पृथ्वी का उपग्रह जिसको हम चंद्रमा के नाम से जानते हैं, चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है, ऑर्बिटल है, ठीक है। और ये उपग्रह क्या है, ग्रह की परिक्रमा करता है। अब कहते हैं कि अलग अलग परिभाषा कैसे बनाई जा सके। तो तारा क्या है, जो अपने स्वयं के प्रकाश से चमकता है, ठीक है, उसमें नाभिकीय विखंडन संलयन की प्रक्रियाएं होती रहती हैं, उसको हम तारा कहते हैं। ग्रह की जब बात करते हैं, जिसको इंग्लिश में हम प्लेनेट कहेंगे, तो ग्रह क्या चीज है, ग्रह का अपना कोई भी प्रकाश नहीं होता और ग्रह दूसरे तारे के प्रकाश से ही चमकता है। इसका मतलब जो हमारी पृथ्वी है, इसका अपना प्रकाश कुछ नहीं है, इसीलिए नाइट में अंधेरा हो जाता है, ठीक है। और सुबह जब सूर्य निकलता है तो सूर्य के प्रकाश से ही यहाँ पे उजिला होता है, प्रकाश होता है। तो ग्रह का अपना कोई भी प्रकाश नहीं होता है ना। और ये सभी जितने भी ग्रह हैं वो उस तारे का राउंड करते हैं, चक्कर लगाते हैं। इसके अलावा जो उपग्रह होते हैं ये ग्रहों का चक्कर लगाते हैं और उपग्रह के पास भी कोई अपना प्रकाश नहीं होता। तो पृथ्वी का उपग्रह क्या हुआ, चंद्रमा हुआ। मंगल के 2 उपग्रह हैं, बृहस्पति के भी काफी उपग्रह हैं, 53 से ज्यादा हैं, शनि के भी अधिक हैं। इस तरह अलग अलग ग्रहों के उपग्रह हैं कि उस ग्रह की परिक्रमा कौन से उपग्रह लगा रहे हैं, कितने उपग्रह हैं, ये चीज यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं। इसके बाद अब इन्होंने और एक बात बता रहे हैं यहाँ पे ये कि इनर प्लेनेट और आउटर प्लेनेट, ये कुछ इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आप लोग इस क्वेश्चन को बना सकते हैं कि इनर प्लेनेट क्या है और आउटर प्लेनेट क्या है। तो सौर मंडल में जो भी हमारे पास 8 ग्रह हैं, तो शुरुआत में वो मंगल तक की जो भीतरी कक्षा होती है, ठीक है, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये क्या कहलाएंगे, आपके भीतरी ग्रह कहलाएंगे, इनर प्लेनेट कहलाएंगे। और मंगल से आगे जब देखेंगे तो बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, ये अन्य ग्रहों की, क्षुद्र ग्रहों के बीच की पट्टी में है, छोटे छोटे इनके बीच के ग्रह हैं और ये बाहरी ग्रह कहलाते हैं, आउटर प्लेनेट कहलाते हैं। अब ये 4 ग्रह शुरुआत के हैं जिसको हम इनर ग्रह कहते हैं, ठीक है। इनको हम पार्थिव ग्रह भी कह सकते हैं, ठीक है। पार्थिव ग्रह क्यों कहते हैं, क्योंकि पृथ्वी के आसपास के ये ग्रह हैं, तो पृथ्वी में जो भी शैल मिल रही हैं, जो भी धातुएं मिल रही हैं, उनके गुण धर्म भी इन ग्रहों में मिलते हैं तथा अधिक घनत्व वाले भी हैं ये, ठीक है। और जो अन्य ग्रह हैं, अन्य 4 ग्रह हैं हमारे आउटर प्लेनेट, ये गैसों से बने हैं। इन्हें विशाल ग्रह कह सकते हैं या जोवियन ग्रह भी कहा जा सकता है। तो यहाँ पे परिभाषाएं कुछ छोटी छोटी आ सकती है। इनर प्लेनेट किसको कहेंगे, आउटर प्लेनेट किसको कहेंगे, जोवियन ग्रह किसको कहेंगे, पार्थिव ग्रह किसको कहेंगे, ये चीज जो है याद रखना है और नोट्स के रूप में आपको बनाना है। इसके अलावा पार्थिव ग्रहों से क्या होता है कि विशाल ग्रह जो हैं, गैसीय स्थिति है और हाइड्रोजन और हीलियम से बने हुए सघन वायुमंडल भी इसमें है। हमारी पृथ्वी में भी ढेर सारी जो गैसें पाई जाती हैं वायुमंडल में, तो अपने अपने घनत्व के अनुसार उसका वायुमंडल में स्थान बना हुआ है। पृथ्वी के सबसे पास में भारी गैस रहेगी, उससे ऊपर हल्के घनत्व की गैस रहेगी और सबसे ऊपर और हल्की, बिल्कुल जिसका घनत्व बिल्कुल कम है, उसमें हाइड्रोजन और हीलियम गैस आती है। तो अपने अपने घनत्व के अनुसार गैसें उन ग्रहों में वायुमंडल के रूप में बन चुकी हैं। इसके बाद कुछ संगठन भी बने, अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संगठन बना। 2006 में इन्होंने निर्णय लिया कि जो प्लूटो ग्रह है ये बौने ग्रह हैं, ठीक है, बहुत ही छोटे ग्रह हैं, इसलिए इनको ग्रहों की कोटि से हटा दिया गया। क्योंकि पहले हम लोग शुरुआत में आज से 10 साल 15 साल पहले जो है जो देखते थे कि 9 ग्रह कहे जाते थे, सौर मंडल में 9 ग्रह कहे जाते थे, हमारा सौर परिवार 9 ग्रहों का था। लेकिन जब ये जो संस्था है इसने जब ग्रहों का और अध्ययन किया तो क्लियर किया कि प्लूटो बहुत ही छोटा है और ग्रहों की श्रेणी में वो नहीं आता और इसलिए 8 ग्रह हमारे हुए।
अब और यहाँ पे एक डिफरेंस मिल रहा है पार्थिव ग्रह और जोवियन ग्रह, इनके बीच में डिफरेंस क्या है। तो इन दोनों ग्रहों में पार्थिव ग्रह क्या होते हैं, अपने जन्मदाता ग्रह के बहुत निकट बने हुए होते हैं। वहां अधिक ताप होने के कारण गैसें संघनित नहीं हो पाती होती हैं और न घनीभूत होती हैं, है ना। चाहे बुध है, शुक्र है, मंगल है, पृथ्वी है ना, ये सब क्या है, पार्थिव ग्रह है हमारे। जबकि जोवियन ग्रह होती है, दूरी के आधार पर इनकी रचना होती है और गैसीय स्वरूप भी है, अधिकतर मैक्सिमम इसमें गैसें हैं। इसके अलावा सौर वायु सूर्य के निकट अधिक शक्तिशाली थी शुरुआत में, वह पार्थिव ग्रहों से गैस और धूल कणों को उड़ा करके ले गई, जबकि जोवियन ग्रहों में गैसों को अभी तक वो नहीं हटा पाई, क्योंकि सूर्य की किरण वहां तक पहुंचती है तो उतनी मात्रा में गर्माहट वहां नहीं पहुंच पाती, और पार्थिव ग्रहों का आकार छोटा होने के कारण से इनकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति कम होती है ना, और जबकि जोवियन ग्रहों की गुरुत्वाकर्षण शक्ति अधिक होती है। और इसके बाद हम लोग अगले टॉपिक पे चर्चा करेंगे चंद्रमा के बारे में। तब तक जो भी हम लोगों ने इस पे बात की है, इन सब पे आप लोग नोट्स बना लीजिएगा और उसको कॉपी पोस्ट कर दीजिएगा। थैंक यू।